किसान भाइयों नमस्कार। खेती के संदर्भ में आपसे पहले भी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि खेती में जिस प्रकार से हम लागत के आधार पर और बाजार के प्रभाव में खेती करते रहे हैं, उससे हमारी मानसिकता में प्रकृति का जो सही स्वरूप है उसी के आने का ही प्रॉब्लम है। समस्या का मूल कारण यही है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे हैं और देखने के लिए अध्ययन वस्तु भी नहीं थी। तो एक लंबे प्रयास के बाद में जब ये सच्चाई हमारे सामने आई तो हमारा मन बना कि अपने साथी मित्रों को इस बात को विश्वासपूर्वक प्रस्तुत किया जाए। तो इसी संदर्भ में आज का ये जो वीडियो है उन्हीं टुकड़ों में बताई गई बात को जोड़कर एक नए संदर्भ में आपके सामने रखने का प्रयास है। और इसको आप थोड़ा ध्यान से लेंगे कि खेती किस प्रकार से समझने के आधार पर ही सफल होगी, ये एक वास्तविकता है। इसमें कहीं भी इधर उधर की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको इस सारे संदर्भ में टुकड़े एक क्रम से बात को रखना चाहूँगा। क्रम क्या है? खेती के लिए समझने की अध्ययन वस्तु। अध्ययन वस्तु का मतलब है कि जिसको हम अपनी जिम्मेदारी पर वस्तु के रूप में पहचान सकें, देख सकें। सूर्य निकलता है, हवा बहती है, जमीन के अंदर पेड़ पौधे उगते हैं, ऋतु बदलती है, हर कीड़े केंचुए खरपतवार अपने आचरण में काम करते हैं। तो अध्ययन की वस्तु अर्थात जो चीज़ है उसको जैसा है वैसा ही हम देख लें, इसी का नाम अध्ययन है। वस्तु को ठीक ठीक तरीके से देखना, वास्तविकता को ठीक ठीक तरीके से देखना और स्वीकारना ही अध्ययन है। तो ये बात मोटे तौर पर मैं इसको व्यवहारिक सूत्र के रूप में कहूँगा कि संपूर्ण प्रकृति में व्यवस्था का जो मूल सूत्र है वो सहअस्तित्व है। इस सहअस्तित्व का अध्ययन करने से क्या पता लगा, इस चित्र पर आप जरा ध्यान देंगे। धरती है, धरती का मतलब है मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, हवा, पानी, जो भी कुछ पदार्थ हमको दिखता है वो ठोस, तरल और विरल रूप में दिखता है। ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधे, पानी के अंदर होने वाले पौधे और पानी की सतह से बाहर वातावरण में जितने भी पौधे, छोटे से लेकर और बड़े से बड़े पौधों की बात हम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरी बात कि जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवाणु से लेकर और धरती के ऊपर पाए जाने वाले बड़े से बड़े जीव जानवरों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और धरती पर पाए जाने वाले सभी मानव के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अब अध्ययन की वस्तु ये है कि इनके परस्परता में संबंध क्या है, इसको समझना है। तो आप देख सकते हैं कि धरती पेड़ पौधों के लिए जो भी काम करती है, पेड़ पौधे धरती के लिए पूरे हैं तो धरती पेड़ पौधे भी पशु धरती के लिए पूरे हैं। इन दोनों को समझना है। इसको हमने इस तरीके से भी बोला गया कि यहाँ देखेंगे पूरकता, उपयोगिता और इसका परिणाम समृद्धि। अर्थात धरती जब पेड़ पौधों का पोषण देती है तो पेड़ पौधे भी अपनी बीज परंपरा को प्रमाणित करते हुए पुनः उनके जो सारे अवशेष हैं वो धरती को प्राप्त होते हैं और इससे धरती उर्वरक हो जाती है। तो पेड़ पौधे धरती के लिए उपयोगी हुए। तो धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक, पेड़ पौधे धरती के लिए उपयोगी। इसी प्रकार से पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए पूरक, पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए उपयोगी और ये दोनों मिलाकर धरती के लिए, तो धरती इन दोनों के लिए पूरक और धरती के लिए दोनों उपयोगी। ये बात यहाँ तक स्पष्ट हो गई। अब बात आती है मानव के संदर्भ में। धरती पेड़ पौधों मनुष्य के लिए पूरक है, इसको 1 नंबर से दर्शाया गया। और धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पशु पक्षियों के लिए पूरक है, मनुष्य के लिए भी पूरक है। उसी अनुपात में देखेंगे तो पेड़ पौधे भी मनुष्य के लिए पूरक है, पशु पक्षी भी मनुष्य के लिए पूरक है। लेकिन जब मनुष्य के आधार पर सोचते हैं तो मनुष्य के कार्यकलाप आप पूरी तरीके से देखिए इसको। मैं इसको लाल रंग से इसीलिए संकेत किया है कि समस्या का कारण मानव है। तो खेती में मानव को छोड़कर यदि हम कोई खेती का सार्थक विकल्प खोजना चाहें तो कैसे आएगा? ये सीधी सी बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। अर्थात मानव को ही अपनी मानसिक चेतना में, अपने चेतना के स्तर पर, अपने विचार के स्तर पर परिवर्तन की जरूरत है ताकि हम पूरी प्रकृति को जैसी है वैसा देख सकें और पूरी प्रकृति का जो नियम है वो पूरकता है। अब ये पूरकता के विस्तार को हम देखना चाहेंगे। इसी को बोला गया व्यवस्था का जो सूत्र है वो सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब है कि सभी इकाइयाँ माने धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव, ये प्रकृति में एक व्यवस्था के स्वरूप में स्थापित हैं। परस्परता में सभी का संबंध है, सभी एक दूसरे के लिए पूरक हैं। यदि पूरक होते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पूरक नहीं होने के कारण ये समस्या है। और इसके विस्तार को आप देखेंगे तो मनुष्य की जिंदगी में
विचार से लेकर व्यवहार से लेकर और कार्य तक सारा विस्तार इसी समस्या के कारण है। तो अब हम इसको खेती में यदि इसमें बदलाव चाहते हैं तो खेती में एक सरल बदलाव है कि हम इसको नियम रूप में देख लें। तो पहला नियम क्या है कि पूरकता के साथ उपयोगिता है और इसका परिणाम समृद्धि। और ये कैसे सजा हुआ है? नियम नियंत्रण संतुलन, अर्थात एक व्यवस्था का जो सूत्र है वो जैसा है हमेशा बना रहता है। इसी को बोला गया नित्य वर्तमान व्यवस्था। तो जब नित्य वर्तमानता को सदा सदा उसके होने पर को हम देखते हैं तो ये नियम के रूप में दिखता है। जब नियम के रूप में दिखता है तो दूसरी चीज ये दिखती है कि धरती का आचरण अपना निश्चित है, धरती की सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है, पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है, पेड़ पौधों की सभी प्रजातियां जो भी कुछ हैं उनका आचरण निश्चित है, पशु पक्षियों के सभी जितनी भी प्रजातियां आप देख रहे हैं धरती पर उनका आचरण निश्चित है। तो इससे इसको बोला गया नियंत्रण, अर्थात सभी इकाइयों में व्यवस्था है और वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही हैं, इसलिए आचरण सूत्र निश्चित दिखता है। लेकिन जब ये मानव के अंदर देखते हैं तो मानव का आचरण यहाँ निश्चित नहीं है। उसकी मनमानी, उसकी कल्पनाशीलता, उसके कुछ चीज़ों को मानना, कुछ चीज़ों को नहीं मानना, प्रतिक्रियाएं, विरोध, अनुमान, इस तरीके से एक फैलाव दिखता है कि कहीं भी कुछ निश्चित सा नजर नहीं आता। तो जिससे क्या गड़बड़ हुआ कि नियम नियंत्रण के साथ ही धरती संतुलन में है। संतुलन का मतलब है कि धरती की अपनी व्यवस्था इसके लिए पूरक है तो उसकी मात्रा भी, उसकी सारी क्रियाएं भी, उसके सारे परिणाम भी पेड़ पौधों के लिए पूरे हैं। इसी प्रकार से इसकी सभी मात्राएं, कितनी प्रजाति होंगी, कितना आकार होगा पौधे का, ये सब क्या है? ये नियंत्रण है। ये नियम के साथ नियंत्रण और नियंत्रण के साथ संतुलन, कितने जीव जानवर होंगे, कितने मनुष्य धरती पर होंगे, ये पूरी प्रकृति की एक व्यवस्था है। लेकिन मानव के क्रियाकलाप जब प्रकृति के पूरक नहीं है तो ये असंतुलन को जन्म दिया। इसी के कारण धरती की उर्वरता में कमी हुई, पेड़ पौधों की बीज परंपरा को नुकसान हुआ, पशु पक्षियों की वंश परंपरा को नुकसान हुआ। ये बात सीधे तौर पर हम रोज रोज देखते रहते हैं। तो इससे यहाँ पर यह बात कही गई कि नियम नियंत्रण संतुलन को समझना है, यही व्यवस्था का प्रकृति में स्वरूप है। जब मानव इस व्यवस्था को समझता है तो इसी समझने का नाम मानव में न्याय बोला गया है। न्याय का अर्थ है वस्तु जैसी है उसके स्वरूप को उसी स्वरूप में स्वीकार करना। इससे क्या होता है? हम अपने स्वभाव में ही भरे पूरे होने लगते हैं और हमारी स्वभाव गति संतुष्ट होने लगती है। अब इसको दूसरे रूप में देखें तो कैसे दिखता है? विविधता के रूप में दिखता है। विविधता मतलब अनेक प्रकार की विविधताएं यहाँ दिखेंगी। मिट्टी को देखिए, पानी को देखिए, मौसम के बदलाव को देखिए, तापदाब नमी के संतुलन को देखिए। यहाँ पर आपको नीली विविधता दिखाई देगी, यहाँ भी आपको विविधता दिखाई देगी, यहाँ भी विविधता दिखाई देगी, यहाँ भी शरीर की विविधता दिखाई देगी। लेकिन मानव ने क्या किया? मानव ने विविधता के बजाय पूरे खेत को एक फसल प्रणाली का आकार दिया, एक ही प्रकार की चीजों को पैदा करने के बारे में सोचा। इससे नुकसान क्या हुआ? भूमि उर्वरता संवर्धन का नियम ही समाप्त हो गया। अब जमीन अपना खाद कैसे बनाएगी, जमीन में कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे होगा, जमीन में पोषण क्रिया कैसे सतत बनी रहेगी, वो सब चीज़ें नुकसान हो गई और कृत्रिमता से हम लोग उसकी भरपाई में लग गए। तो कृत्रिमता से जो भरपाई होती है उससे क्या है? वो असंतुलन की तरफ जाती है। उसमें असंतुलन के कारण ही खाद्यान्न में जहर बढ़ते चले गए, कुपोषण घटता चला गया, पर्यावरण का प्रदूषण हुआ, नाना प्रकार की समस्याएं जितनी भी आप देख सकते हैं वो आपके सामने है। ठीक इसी प्रकार से एक सवाल उठता है कि जब हम अनेक फसल प्रणालियों को लगाते हैं तो उपलब्धि क्या होगी? तो उपलब्धि का आकार देखने के लिए हमको घनाकार को देखना है। घनाकार का मतलब है कि जो उत्पादन व्यवस्था का एक सतही घनत्व है, धरती की सतह से कुछ नीचे और सतह से कुछ ऊपर धरती ने एक वातावरण बनाया हुआ है जिसमें सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती और मानव साथ साथ मिलकर रहते हैं। इस आकार को देखने से पता लगता है कि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई के स्वरूप में है। तो इससे क्या पता लगता है? एक पौधा 40-50 फुट तक जाएगा, एक पौधा 30 तक जाएगा, कोई 20 तक जाएगा, कोई 10 तक जाएगा, कोई 8 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, कोई जमीन के अंदर जाएगा। इस पर अपने अपने आकार में पौधे उत्पादन देते हैं। इससे पता लगा कि उत्पादन का सतही घनत्व जितना बढ़ता जाएगा उत्पादन उतना ही मात्रा में भी बढ़ेगा, उतना ही गुणवत्ता में भी बढ़ेगा और विविधता में भी बढ़ेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता ये है, उत्पादन को लेकर जितने भी भ्रम हैं कि उत्पादन पोषण युक्त कैसे होगा, जनसंख्या का पेट कैसे भरेगा और उत्पादन राष्ट्र के लिए समृद्धि का द्योतक कैसे होगा, इसमें देखना है तो
किसानों को भी और वैज्ञानिकों को इस बात को देखने की जरूरत है। चौथी बात है नैसर्गिक संतुलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो कीड़े बीमारियां बढ़ रहे हैं, खरपतवारों का नुकसान हो रहा है, अनेक प्रकार से ऋतुकाल परिवर्तन की बात हम कह रहे हैं खेती में, तो वो संकट का एक ही कारण है कि हमने नैसर्गिक संतुलन को नहीं समझा। नैसर्गिक संतुलन को समझते हैं तो स्थानीयता के साथ में फसल प्रणाली का ऋतुकाल अनुसार कार्य, इसको क्या बोला गया, कौन सी फसल किस मौसम में कितना पानी चाहती है, उसको कितने धूप की जरूरत है, उसके साथ क्या फसल लगाई जा सकती हैं, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए स्थानीयता के साथ में हम यदि अपनी फसल प्रणाली को बनाते हैं तो ये इसमें कोई रोग भी नहीं आता है, कोई बीमारियां भी नहीं आती हैं और इनका उत्पादन भी पोषण युक्त होता है। और इसी को आजकल लोकल फूड चेन के नाम से लोग बहुत इसकी सिफारिश कर रहे हैं, इस पर ध्यान जा रहा है। तो यहाँ भी कहना यही था कि बार बार बीज बदलना या बार बार संकर किस्म के बीजों में से ये बात सोचना कि कोई बीज हमको मिलेगा और उससे हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, तो साथियों मूल मुद्दा उत्पादन को अधिकतम करने का नहीं है, बल्कि अधिकतम उत्पादन व्यवस्था है उसको समझने की बात थी। इसी को जब लागू करते हैं तो इसका छोटा सा एक सूत्र है कि दूरी को देखना, सही दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में क्या दूरी है, तो परस्पर संबंध और विस्तार को समझना। कैसे, एक पौधा जब खड़ा होता है तो उसके साथ में दूसरा पौधा भी होता है, इन दोनों के बीच में क्या दूरी हो, यदि दूरी सही होती है तो क्षेत्रफल भी निश्चित होता है, बीज की मात्रा भी निश्चित होती है, उत्पादन भी निश्चित होता है, उससे हम अपनी आमदनी का भी हिसाब लगा सकते हैं। तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए अर्थचिंतन की दृष्टि से दूरी को समझना इन सारे नियमों को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मौसम अनुकूलता, ऋतु, समय क्या है, समय है, अवधि को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हमारे खेत में छोटी अवधि की फसलें कितनी होंगी, लंबी अवधि की फसलें कितनी होंगी, मध्यम अवधि की फसलें कितनी होंगी, उसके आधार पर हम मौसम के अनुसार उन फसलों को लगाए जाने की प्रक्रिया को देखते हैं। दूसरा हम इसमें ऋतुकाल को भी देखते हैं कि उनको लगाना किस समय है, किस समय उनको लगाया जाना ठीक रहेगा। श्रम नियोजन का महत्व और उपयोगिता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक हम पैसे जब लागत से खेती करते रहे, तो लागत जब खेती करते हैं तो हमको पैसे दिखता है कि खेती की जो निवेश की पूंजी है, खेती में जो जिस चीज़ का खर्चा होगा, जो लागत के नाम से होगा, उसको हम केवल पैसे के रूप में देखते रहे, क्योंकि पैसे का लागत का और बाजार का गहरा संबंध है। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है कि जब हम इस व्यवस्था को समझ लेते हैं तो समझ के साथ में श्रम का नियोजन, यदि ये महत्व समझ में आता है, इसकी उपयोगिता समझ में आती है, तो श्रम ही मनुष्य के लिए खेती की पूंजी बन जाता है। इसी के द्वारा हम अपने फार्म में उसका जो यंत्रीकरण है, जो मैकेनाइजेशन है, कि मैं कितना श्रम खुद से कर सकता हूँ, कितना श्रम मेरे सहयोगी कर सकते हैं और किन चीज़ों की, मशीनों की हमको ज़रूरत है, उसका फार्म प्लान कैसे होगा, ये इसके आधार पर तय होता है। तो इसकी उपयोगिता ये है कि यदि श्रम का नियोजन नहीं करेगा तो मनुष्य समृद्धि का अनुभव नहीं करेगा। बीज का मतलब है कि भूमि उर्वरता समृद्ध करने के लिए जो पोषण व्यवस्था है, जो उर्वरता का जो नियम है, जब मिट्टी में कोई बीज जाता है तो वो अपने ही अनुवांशिकी के जरिए रसों का स्राव करता है, उन्हीं रसों के द्वारा ही जो जीवाणु तंत्र है वो अपने में सक्रिय होता है और परस्परता में लेन देन के कारण ही पौधे में उर्वरता विकसित होती है, पौधे फलित होते हैं और पौधों में सही उत्पादन आता है। तो ऐसी क्रिया को समझना, ताकि बीजों के महत्व को समझ सकें। बार बार बाजार से बीज खरीदना, बार बार अच्छे बीजों को तलाश करना, तो अच्छे बीजों को तलाश करें तो वो नैसर्गिक संतुलन के साथ ही उसको देखें कि उस बीज की यहाँ पर परंपरा है और बीज आसानी से फलित हो रहा है, उसका उत्पादन ही अच्छा है। तो आज मैंने ये संदर्भ आपको इसलिए दिया कि जब भी हम अपने खेत की 3 प्लानिंग बनाते हैं कि बफर जोन की फसलें, पेरेनियल जोन की फसलें और उसके साथ साथ में सीजनल जोन, जो मौसमी फसलें, उनको लगाते हैं, तो उसके संदर्भ में चर्चा करने के साथ साथ आप इस चीज़ को भी अपने मन में दोहराते रहें कि वो अधिक से अधिक फसलों को लगाए जाने का एक व्यवहारिक सूत्र कैसे अपने मन में बैठ सकता है, उस पर ये मैंने आपके सामने चर्चा रखी और आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे। कोई सवाल उठता है तो इस पर चर्चा करेंगे और मैंने इस संदर्भ में आज आपसे बात की। आपको कैसा लगे इस पर जरूर टिप्पणी करिए और जरूर इसमें हमको संकेत दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।